तो ग्रेटर नोएडा में एक इंजीनियर की जान सिस्टम की गलती की वजह से चली गई। वो लापरवाही की भेंट चढ़ गया। पहले जो हादसा हुआ उस पर सवाल, फिर हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी सवाल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की हादसे में मौत हुई, लेकिन बात सिर्फ हादसे की ही नहीं रह गई। इसे सिस्टम की नाकामी का मामला बताया जा रहा है। इस मौत के लिए उस तंत्र को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है जिसके पास संसाधन है। इस हादसे से जुड़े 3 विभाग हैं, 80 से ज्यादा सरकारी सैलरी पाने वाले अधिकारी और कर्मचारी। इतना सब कुछ होने के बाद भी नोएडा सेक्टर 150 में इंजीनियर युवराज को बचाया नहीं जा सका। वहां रेस्क्यू में नोएडा पुलिस थी, दमकल कर्मी थे, एसडीआरएफ के जवान पहुंच चुके थे, लेकिन आरोप है कि उनमें से ज्यादातर ठंडे पानी से डरकर किनारे बैठकर चिंता जताते रहे। अब एसडीआरएफ को ऐसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है, फिर भी जवान सुस्त पड़े हैं। फायर डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग भी कुछ ऐसी ही होती है। युवराज के पिता का आरोप है कि इन विभाग के लोग रेस्क्यू के लिए पानी में इसलिए नहीं उतरे क्योंकि उनका कहना था पानी बहुत ठंडा है और पानी में सरिया भी हो सकता है। तो फायर ब्रिगेड की टीम पहले आई और उन्होंने रेस्क्यू के नाम पर बस केवल लिमिटेड ही उपाय यूज किया। वहाँ पे उन्होंने रस्सी का उपयोग किया, लेकिन रस्सी सही जगह पर पहुंच नहीं पाई, मेरे बेटे को सपोर्ट मिला नहीं। उसके बाद वो हाइड्रोलिक वाली मशीन भी आई, काफी लंबी लंबी बड़ी सी, लेकिन तब भी वो लोग रस्सी वहां नहीं पहुंचा सके। कमी ये आखिरी कि उन लोगों के पास स्विमिंग वाला कोई पर्सनल नहीं था और बोट वगैरह नहीं था ताकि बोट से बेटे तक पहुंच सकें और उसको मदद कर सकें। बताइए जरा कि स्थानीय युवक ने कहा था कि मैं बचाने चला जाता हूँ, उसे कोशिश भी की थी, तब तक लेट हो चुकी थी। वो आया, जंप भी किया और पूरे में 2 बार उसने सर्च भी किया, लेकिन तब तक मेरा बेटा गाड़ी से डूब चुका था। तो ये एसडीआरएफ वाले या फिर दमकल वाले ये क्यों अंदर नहीं गए? अगर कोई तैरने के लिए जाता, उसमें तैर कर उसको मदद करता तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। क्यों नहीं गए थे, क्यों नहीं जा रहे थे? वो लोग बोलते नीचे बहुत सरिया है, जान जोखिम में हम लोग नहीं डाल सकते। हम पूछे कोई स्विमर है आपके पास टीम में या, तो बोला नहीं है। उसके बाद सुबह में करीब 4 बजे वो एसडीआरएफ की टीम आई। फिर उन लोगों ने 1-2 घंटा तैयार होने में लगाया कि बोट को जाने के लिए स्लोप चाहिए। फिर उन्होंने जेसीबी मशीन मंगाया, स्लोप बनाया। 6 बजे के करीब में रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। फिर मेरे बेटे का बॉडी रिकवर। गाड़ी अभी भी नहीं मिली? कौन सी गाड़ी? जिस गाड़ी पे थे वो? नहीं, गाड़ी अभी भी नहीं मिली। अभी नहीं मिली। तो ये पानी अक्सर भरा रहता है या अभी भरा है यहाँ पे? नहीं, पानी अक्सर उसमें रहता है, मैंने हमेशा रहता है पानी। बताया जा रहा है कि सर पहले भी एक घटना घटी ट्रक वाली को, यहाँ ट्रक वाले 1-2 सप्ताह पहले ट्रक वही उसी रूट को तोड़ करके ट्रक घुसा था नाले में, लेकिन चूंकि ट्रक का साइज बड़ा था तो आगे ज्यादा नहीं बढ़ा और ड्राइवर को बचाया जा सका। लेकिन मेरे बेटे की गाड़ी तो उससे कंपेयर टू ट्रक जो है छोटी थी, वो सीधा नाले में चली गई थी। तो उसी रूट से, उसी रूट, क्योंकि उस रूट को बंद नहीं किया गया था, कोई प्रिवेंटिव उपाय वगैरह कुछ नहीं लगा नहीं था, नहीं तो जाता ही नहीं। मेरा बेटा बहुत सिंसियरली चलाता है गाड़ी। तो आप किसकी गलती मानते हैं इसमें? आप निश्चित रूप से अथॉरिटी की गलती है इसमें कि उन्होंने सही समय पर सही एक्शन नहीं लिया और मेरे बेटे की जान चली। अब आपने एप्लीकेशन किसके खिलाफ दी है? वही अथॉरिटी के खिलाफ दिया और आज तो बिल्डर के खिलाफ भी मैं दिया। अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि अकाउंटेबल पर्सन को पर सुटेबल एक्शन लिया जाए और प्रिवेंटिव उपाय किया जाए कि आगे रेकरेंस नहीं हो इस चीज की। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, जब सुनिए तो महसूस हो रहा है कि ये लापरवाही अभी की नहीं, बहुत पुरानी लापरवाही रही है। ये गड्ढा पहले भी था, पहले भी हादसे हुए, लेकिन उससे कोई सबक नहीं लिया गया। जरा इस गड्ढे के बारे में बताइए, कहां पर ये गड्ढा था, सोसाइटी के कहां, कितनी दूर, किसकी जिम्मेदारी बनती थी, क्या हो रहा था जो इतना बड़ा गड्ढा वहां पर था? जरा पहले इसको ब्रीफ कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि नोएडा का ये सेक्टर 50 का इलाका है, प्राइम इलाका है ये, और ये भी आपको बताओ 150 सेक्टर है ये पड़ता है। और किस तरह की सोसाइटी है जरा वो भी दिखाऊंगा ताकि हमारे दर्शकों को आपको समझ में आए। महंगी महंगी यहाँ पर फ्लैट है यहाँ पर, और शुक्रवार को ये पूरा हादसा होता है। हालत ये है कि ये सबसे महंगा इलाका है, लेकिन नेटवर्क भी यहाँ पर नहीं आता है और उस वजह से भी लोगों को दिक्कत आती है। अब शुक्रवार को ये देखिए 2 चीजें हैं, हादसा भी लापरवाही की वजह से हुआ
और हादसे के बाद जो लापरवाही हुई उसकी वजह से 27 साल के नौजवान जो युवराज मेहता सिविल इंजीनियर थे उनकी मौत हो गई। शुक्रवार को इस जगह जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां से जो कार है वो सामने की तरफ जाती है और सामने लो विजिबिलिटी थी और वहां खुला नाला है। दरअसल एक बिल्डर है, लोटस बिल्डर, उसने वहां पर बेसमेंट खोद रखा था, काम रुक गया, वहां पर बारिश का पानी जमा हो गया, महीनों से बारिश का पानी जमा था। नोएडा अथॉरिटी जिसका बजट हजारों करोड़ों का है, स्थानीय लोगों ने कई बार लेटर लिखा, स्थानीय सांसद के जरिए लेटर लिखा, लेकिन नोएडा अथॉरिटी की नींद नहीं टूटी, किसी तरह की बैरिकेटिंग वहां पर नहीं की गई। एक के बाद एक हादसे होते रहे और शुक्रवार को जो युवराज मेहता है उसकी कार जाकर के उस जो बारिश का पानी जो जमा था उस गड्ढे में गिर गई। युवराज मेहता ने हिम्मत दिखाई, कार की छत पर आया, अपने पिता को उसने कॉल किया, पिता ने स्थानीय पुलिस को कॉल किया। 3 जो सबसे पहले के रिस्पॉन्डर थे वो थे नोएडा पुलिस, फायर डिपार्टमेंट की टीम, एसडीआरएफ की टीम। अब फायर डिपार्टमेंट की टीम पूरी तरह से ट्रेंड होती है, उसके पास तमाम साजो सामान होता है कि जो बारिश का पानी था उसमें अगर कोई भी शख्स फंसा है उसको आसानी से निकाला जा सके। लेकिन निकम्मापन, संवेदनहीनता ये है कि पिता का आरोप है और स्थानीय लोग थे उनका भी आरोप है कि तकरीबन 3 विभाग के 80 से ज्यादा कर्मचारी उस पानी में इसलिए नहीं उतरे क्योंकि पानी ठंडा था। रस्सियों के सहारे, हाइड्रो जो मशीन होती है उसके सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 2 घंटे तक युवराज मेहता तड़पता रहा अपनी पिता के सामने, उसने जान गंवा दी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई और सुबह 6 बजे जाकर जब एनडीआरएफ की टीम आई तब जो युवराज मेहता की डेड बॉडी है उसको बाहर निकाला गया। तो अगर देखिए हादसे होते हैं, इमरजेंसी होती है, आपदा आती है, लेकिन कोई शहर, किसी शहर का प्रशासन उसके लिए कितना तैयार है ये ऐसे हादसों में देखा जा सकता है। और दिल्ली से सटे नोएडा में हाईटेक शहर जहां करोड़ों के फ्लैट, महंगी महंगी जमीनें हैं, वहां पर अगर कोई हादसा हो जाए, आपदा हो जाए तो उसके लिए स्थानीय प्रशासन कितना तैयार है वो इस हादसे में दिख गया। नोएडा अथॉरिटी की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है, हजारों करोड़ का बजट है, अगर किसी बिल्डर ने अपना बकाया नहीं चुकाया तो उससे पैसे वसूल करने में नोएडा अथॉरिटी सबसे तेज है। लेकिन सुविधा के नाम पर क्या है, जब स्थानीय लोग, आज तक के पास वो दस्तावेज भी है, तो स्थानीय लोगों ने एक तो पहली लापरवाही कि वो गड्ढा वहां पर था, उसकी ना वहां पर बैरिकेड लगाया गया, ना उसको भरने की कोशिश की वो, उसके बाद रेस्क्यू टीम सोचिए पहुंचती है और जो उपकरण रहने चाहिए वो उपकरण उनके पास नहीं था, और अब केवल नोटिस थमा दिया गया, एक की जान चली जाए और सामने वाले को सिर्फ नोटिस मिले। गजब है भाई। चलिए आपकी एक रिपोर्ट हम ग्राउंड की दिखा देते हैं। सवाल उठने लाजमी है और इसमें इफ बट नहीं है, सिस्टम की नाकामी है, सिस्टम नहीं युवराज को मार डाला। इस वक्त हम सेक्टर 50 के उसी जगह पर मौजूद हैं। ये देखिए, ये जो वॉल है क्षतिग्रस्त हो रखी है और स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले भी इस तरह के हादसे हुए। शुक्रवार को युवराज की कार इस पानी के अंदर घुसी, उसके बाद कई घंटों तक जो युवराज है उस पानी में फंसा रहा। अपने पिता को उसने कॉल किया, लेकिन सिस्टम का निकम्मापन ये है कि यहाँ पर फायर 3 विभाग के लगभग 80 कर्मचारी, 3 विभाग कौन कौन से, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और एसडीआरएफ की टीम वो यहाँ पर थी। लेकिन संवेदनहीनता ये है कि पिता का आरोप है कि जो अधिकारी है वो इस वजह से पानी में नहीं उतरे क्योंकि उनका कहना था एक तो पानी ठंडा है और अंदर सरिया भी हो सकता है। तो घंटों तक तो रेस्क्यू ऑपरेशन ही नहीं चला और नतीजा ये हुआ कि एक पिता के सामने बेटे ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अब देखिए हालत ये है कि जब यह हादसा हो गया है तब यहाँ पर एक बैरिकेटिंग कर दी गई है, खाना पूर्ति यहाँ पर की गई है। दिल्ली से सटे नोएडा का ये हाल है। देखिए, हादसे होंगे, होते रहते हैं, आपदा आती रहती है, लेकिन उससे निपटने के क्या इंतजाम होते हैं वो किसी शहर, किसी प्रशासन का आकलन करता है। तो दिल्ली से सटे नोएडा का ये हाल है कि ये जो पानी है, और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत बड़े एरिया में पानी है और यहाँ अगर कोई शख्स फंस तो उसका रेस्क्यू नहीं किया जा सकता।
आरोप यह है कि 3 विभाग के 80 कर्मचारी यहां पर जमा थे, किसी ने जहमत नहीं उठाई इस पानी में उतरने की। रात तकरीबन 12:05 पर यह हादसा हुआ था। उसके बाद युवराज अपनी कार के ऊपर आता है, पिता को कॉल करता है, पिता लोकल पुलिस को कॉल करते हैं। सबसे पहले लोकल पुलिस आती है, फायर डिपार्टमेंट की टीम आती है और फायर डिपार्टमेंट की टीम ट्रेंड होती है कम से कम इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। तो नोएडा सेक्टर 150 में हुए इंजीनियर की मौत के मामले में नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही पर बड़ा खुलासा हुआ है। सेक्टर 150 निवासी ने प्राधिकरण से समय समय पर लिखित शिकायत दी, लेकिन उसके बावजूद कोई काम नहीं हुआ। स्पीड ब्रेकर, रिफ्लेक्टर, खुले नाले और इस घटना वाले प्लॉट में पानी होने के साथ साथ सफाई, स्ट्रीट लाइट का काम कराने की मांग की गई थी। दादरी विधायक तेजपाल नागर और सांसद महेश शर्मा ने भी सेक्टर के लोगों की मांग पर प्राधिकरण को पत्र लिखा था। तो ये पत्र भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार ये शिकायतें की गई, लेकिन सोने वाले को तो जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का नाटक करने वाले को कैसे जगाइएगा। तो जिस रात ये हादसा हुआ उसी वक्त एक शख्स ने उसे खुद बचाने की कोशिश की थी। अब वो भी रेस्क्यू टीम पर आरोप लगा रहा है। इसमें जी जो गाड़ी एक्सीडेंट हुई है कोहरे में, वो करेक्ट 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड SDRF भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है, अंदर हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ठीक है जी। जब मैं आया हूँ 1:45 पे यहाँ आया हूँ, मैंने आके देखा है तो SDRF वाले सिड्डी पे बैठ के बोल रहे थे कि इसमें ठंडा पानी है, सरिया, हम अंदर नहीं जाएंगे। तो लड़का मुझसे 10 मिनट पहले ही डूबा था। मैं बोला तुम बाहर आओ, मैं जाऊंगा अंदर। वो बाहर आए, मैंने अपने कपड़े उतारे, मैंने कमर पे अपने पर रस्सा बांधा और कम से कम 50 मीटर अंदर गया मैं, और कम से कम 30 मिनट मैंने वो लड़का ढूंढा अंदर इस पानी में। रात 1:45 बजे 30 मिनट तक मैंने वो लड़का ढूंढा। ना तो मुझे गाड़ी मिली, नहीं मुझे लड़का मिला। फिर ढूंढने के बाद मैं आ गया और आपने उसके बाद 5:30 बजे मैं यहाँ से गया हूँ। 5:30 बजे तक ना ही तो लड़का निकला था, ना ही गाड़ी निकली थी। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, ये तो लापरवाही की इंतहा इसे कहेंगे। छोटा मोटा गड्ढा नहीं है, पूरी पूरी गाड़ी चली जाती है, वो शख्स चला जाता है। इससे पहले ट्रक जो है वो उस गड्ढे में चला गया, और उसके बाद जब इसका पूरा संज्ञान दिया जा रहा है, लिखित में शिकायत दर्ज कराई जा रही है, सांसद साहब करा रहे हैं, लेकिन बावजूद अथॉरिटी के कान में जू नहीं रेंग रही है। बिल्कुल जू नहीं रेंग रही है, इसीलिए हम आज तक ये सवाल पूछ रहा है। और नोएडा के जो CEO हैं लोकेश M, उनको जवाब देना चाहिए। आज तक के पास वो दस्तावेज भी हैं। नोएडा सेक्टर 150 के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो लगातार लिखित शिकायत करते रहे, सांसद के यहाँ शिकायत की, तमाम वो दस्तावेज वो नोएडा प्राधिकरण के पास पहुंचे, लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने इस पूरे मामले को ट्रैफिक सेल को ट्रांसफर कर दिया और पल्ला झाड़ लिया। अब हालत यह है कि हादसा हुआ तो ट्रैफिक सेल के एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया। क्यों नहीं नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ भी FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही तो उनकी भी है। सिर्फ जो बिल्डर था, जो ये पूरा प्लॉट है जहां हमने आपको क्राइम सीन दिखाया, उस बिल्डर के प्लॉट पर, उस बिल्डर के कंपनी पर मुकदमा दर्ज करके खाना पूर्ति की गई। क्यों नहीं जो वो अधिकारी हैं, जो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। और हमारे पास वो दस्तावेज भी है जिसमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि जो स्थानीय सांसद हैं वो भी नोएडा अथॉरिटी को लगातार लेटर लिख रहे हैं। जो स्थानीय नागरिक हैं वो किस तरह से परेशान हैं इन चीजों से। और देखिए सवाल वही है, और जो मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि देखिए नोएडा सेक्टर 150, अगर कोई भी नोएडा के बारे में जानता है तो ये जानता है कि सबसे पॉश इलाका हाल फिलहाल के दिनों में है। और जो नोएडा, ये जरा आप दिखाइए, जरा रितेश आपको दिखाना चाहिए, देखिए इस तरीके से। और जो यहाँ नोएडा अथॉरिटी ने जो यहाँ पर रेट तय किए हैं, बिल्डरों ने तमाम यहाँ पर रेट किए हैं, वो रेट सुनकर बड़े बड़े लोग चौंक जाए। किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत आसान नहीं इन इलाकों में फ्लैट लेना, लेकिन सुविधा के नाम पर क्या जानलेवा लापरवाही यहाँ पर है। और जिस वजह से एक के बाद एक हादसे हुए, हादसे तो हुए ही, लेकिन हादसे के बाद
जो कुछ भी हुआ वो तो बेहद शर्मनाक है। वो तो सवाल पूरे नोएडा प्रशासन पर खड़े करता है कि दिल्ली से सटे नोएडा में अगर कोई आपदा हो जाए तो फिर किस तरह से स्थिति से निपटा जाए। जो जहां हादसा हुआ वहां इतना ज्यादा पानी भी नहीं है या ऐसा स्थिति नहीं है कि वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा अरविंद, सकता और है। जैसे आपकी तस्वीरों में दिख रहे हैं, ये जो गाय हैं या पशु आवारे, ये भी कई बार हादसों की वजह बनते हैं। और अगर आप नोएडा में रहते हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि इस तरह की घटनाएं भी हैं जब कई हादसे इनकी वजह से होते हैं, लेकिन सब पर आग बंद करके अथॉरिटी और प्रशासन बैठा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने एक दिन पहले कैंडल मार्च निकाला और पूरे घटना को लेकर नाराजगी भी जताई। ये इंसिडेंट हुआ है, इतना दुखद इंसिडेंट है और ये अथॉरिटी की इतनी ज्यादा गलती है। 15 दिन पहले भी इसी सेम जगह पे एक एक्सीडेंट हुआ था, इसकी वजह से ट्रक फंस गया था उस नाले की में और नाला टूट चुका है। तो उस नाले को भी इन्होंने अभी तक रिपेयर नहीं कराया, जिसकी वजह से ही वो गाड़ी आगे जाके उसमें तालाब के अंदर फंस गई। और इसके बाद भी 3 घंटे तक प्रयास चलता रहा निकालने का, लेकिन एसडीआरएफ तक को बुला लिया गया जो कि इन सब मामलों में एक्सपर्ट होती है, बट वो तक नहीं निकाल पाई। तो अब हम किससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन सब चीजों को मतलब रोक सकते हैं। करने की हिम्मत ही नहीं हुई पानी में, तो मतलब और कौन उतरता? जो ट्रेंड लोग हैं जिन्हें ये सिखाया गया है वो ही नहीं पानी में उतर रहे, तो और कौन उतरता? आप देखिए, जो जितना हम जानते हैं वो ये है कि पुलिस आ गई 20 मिनट के बाद, लेकिन एसडीआरएफ की टीम को आने में 1.5 घंटे लगे। आप सोचिए कि क्या नोएडा जगह में रहने के बाद 1.5 घंटे लगते हैं